आर्य जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक और नए अंक के साथ में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। ये जो अंक हम आपको बताते हैं उनकी ज़्यादातर उपयोगिता आपकी यूपीएससी या फिर जो आरपीएससी के एग्जामिनेशंस हैं, स्पेशली मेंस और इंटरव्यू, तथा इवन कोई भी लोग जिसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे हमारे पड़ोसी देशों में क्या क्या नहीं हो रहा। बांग्लादेश हो, श्रीलंका, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, और अभी जो नेपाल में हो रहा है, ये सब हमें भी चिंतित करता है। हालांकि भारत में, भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में, भारत की इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर्स में क्या फर्क है उसका तो आपको ज्ञान होगा, और इस मुद्दे के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यह भी देखेंगे कि क्या भारत में या भारत के आसपास जो पड़ोसी देशों में हो रहा है उसमें कहीं तीसरे देश का तो कोई हाथ नहीं है। ये अब हम सब इस मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। एक और डायमेंशन ये देखेंगे कि भारत को भी इन चीजों से कैसे सतर्क रहने की जरूरत है। तो पहला, अगर हम बात करें, जो हमारा टॉपिक है कि जो नेपाल में अभी हो रहा है, सबसे पहले डायमेंशन ये है हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडिया, यानी भारत के ऊपर ये क्या असर डाल रहा होगा या है। दूसरा, क्या किसी थर्ड कंट्री का, यानी थर्ड कंट्री का कोई हस्तक्षेप इसमें है क्या। यानी तीसरा, अगर हम बात करें, ये ऐसी चीजें, यानी व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ऐसी रीजंस हैं। चौथा, ये भारत के आसपास तो हो चुका, लेकिन भारत भी इन चीजों से अभी अनटच्ड, यानी अछूता क्यों है। इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हम देख लेते हैं कि भारत के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मुद्दा समझा दूं, नेपाल में हुआ क्या है। जनरेशन जी, यानी जैन जी जिसको बोला जाता है, खासकर ये उस एज ग्रुप के लोग हैं जो कि 1995 से 2010 के बीच में जन्मे हैं। यानी अब ये करीबन करीबन अपनी 25 ईयर से 35 ईयर्स तक की एज ग्रुप में जो लोग हैं वो जैन जी कहलाते हैं। आपको ये समझना है कि नेपाल में अगर बारे में कोई भी पूछे, ये जैन जी के द्वारा प्रोटेस्ट है, ये क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, सबसे पहला ये ध्यान रखना है। तो आप कहें कि सर ये वो ग्रुप है जो कि इस समय जिनकी एज 25, 30, 35 साल के आसपास हो चुकी है। ये ग्रुप बेसिकली इसने अपना एकेडमिक कैरियर या तो फिनिश कर लिया है या फिनिश करने की स्टेज पे हैं। इस समय वो एम्प्लॉयमेंट अपना डिमांड कर रहे हैं, यानी उनको रोजगार चाहिए या रोजगार में कहीं ना कहीं थोड़े दिनों पहले ही सेटल हुए हैं। अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में देखें तो एजुकेशन तथा इनका वे ऑफ लिविंग, जिस हिसाब से लाइफ जीते हैं, वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल के बेसिस पर है। स्पेशली जहां पर वो वेस्टर्न सोसाइटीज या सोशल मीडिया, जिसको अपन कहते हैं मोबाइल की दुनिया के लोग हैं। तो इनका बैकग्राउंड आपको पता होगा। तो अब इनके कंसर्न्स कौन से होंगे, यानी अगर ये लोग किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा बनेंगे तो वो बनेंगे क्यों, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। यानी अगर इनकी शिक्षा में किसी प्रकार का विघ्न पड़ा हो, या शिक्षा जो है फेयर एंड फ्री मीन्स से नहीं हो रही हो, या इकोनॉमी में इनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी इनको जो रोजगार चाहिए वो रोजगार इनको ना मिल रहा हो। तीसरा, चूंकि इनकी शिक्षा दीक्षा तथा इनका वे ऑफ लिविंग एक तरह से या तो वेस्टर्न कंट्रीज का या ज्यादातर ये सोशल मीडिया के फॉलोवर हैं, तो ये अपने आप की, अपने देश की व्यवस्थाओं को कंपैरिजन करते हैं, इनका कंपेयर करते हैं किनके साथ, उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जो कि इनसे अधिक अच्छे लेवल पर हैं। इसकी वजह से जो है इनमें गुस्सा फूटेगा।
ये बहुत समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी तबका जब प्रोटेस्ट करता है तो उसके पीछे के क्या अंडरलाइंग कॉजेस हैं, यह जब हम मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं ना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी काम करते हैं, तो हमें उन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है कि अच्छा ये वो लोग हैं और इनको इस तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना है। अब आपको ये पता चल गया कि ये लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट किया होगा। देखिए, नेपाल में जो प्रोटेस्ट के कारण थे उसमें दो कारण थे, यानी एक तो शॉर्ट टर्म या इमीडिएट तात्कालिक कारण, या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के कारण। शॉर्ट टर्म के कारण या फिर इमीडिएट यानी तात्कालिक कारण था, जो कि सोशल मीडिया के चैनल्स, जिसमें नेपाल की सरकार ने करीबन 26 जो वेबसाइट हैं, फेसबुक हुआ, चाहे व्हाट्सएप हुआ, यूट्यूब हुआ, लिंक्डइन हुआ, इन सब के ऊपर बैन लगा दिया था। वो बैन लगाया क्यों, ये समझना जरूरी है, क्योंकि हर कोई सरकार ये चाहती है कि जो भी कंपनियां, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उसके बाउंड्रीज में काम कर रहे हैं, उनके संसाधनों का यूज कर रहे हैं, उनके नागरिकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वो वहां के लॉ एंड रेगुलेशंस का फॉलो करें। और ये सरकार कोई भी चाहेगी, लेकिन उन लॉ या रेगुलेशंस के मामले में उनको अगर वो रजिस्टर करवाएं या उनके ऊपर अगर ज्यादा रेगुलेशन हम कर दें, तो संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें दिए हुए हैं उनको हम ऐसे ना हो कि नष्ट कर डालें। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर हमें दे रखा है, तो हम उसको उतना ज्यादा वॉयलेट ना कर दें जिसकी हमें दूसरे की जो रेपुटेशन है ना उसको हम हार्म कर दें, या दूसरे के खिलाफ जो कहा गया है उनमें किसी प्रकार का जो तथ्य है यानी ट्रुथ जो है वो ना हो। इसी तरीके से हम इनके ऊपर बैन तो लगा दें, लेकिन बैन का मतलब ये नहीं है कि आपने, यानी अगर हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं तो रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा ही उनको बैन कर दिया। यह अच्छी बात है कि किसी भी सरकार को वहां पर जो काम कर रही कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली लोकल रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कराना चाहिए, लेकिन वो जो रेगुलेशंस हैं वो संविधान के दायरे में हो, और उनको ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती शोषण करके उनको बैन हाथों हाथ कर दें। ये किया नेपाल की सरकार ने। जब ये किया तो वहां के जो जैन जी लोग हैं, जो मैंने बताया, जो कि सोशल मीडिया के जमाने में पले बड़े हैं, उनको लगा कि सरकार ने हमारे ऊपर, हमारे अधिकारों के ऊपर सीधा चोट करा। तो जब इन्होंने वो बैन किया तो एकदम से जो है इन्होंने ग्रुप बना बना करके उसका विरोध करना स्टार्ट हो गया। और आपको पता है कि जब इस प्रकार के कोई भी विरोध होते हैं तो समाज में हर किसी सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं या अपोजिशन के मेंबर यानी विपक्ष के मेंबर होते हैं, जो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वहां की जो सरकारें हैं उनको किसी प्रकार से जो है वो गलत वे में पेश ना किया जाए, यानी उनकी जो है एक गलत छवि जनता के सामने लाई जाए, प्रोटेस्ट और ज्यादा करे जाएं। एंटी सोशल एलिमेंट तो ये भी चाहेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचे, वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाए, सरकार के तथा जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको हम आगजनी करें या उनको हम नुकसान करें। और यही काम जो है धीरे धीरे नेपाल में होने लगा। जब जेएनजी के प्रोटेस्ट को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया, तो चाहे वो पार्लियामेंट हो वहां की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो वहां के मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको पीटना, वहां पे मारा तोड़ी करना, वहां पर जो है उनको लूटना, ये सब काम इन एलिमेंट ने किए। अपोजिशन ने उसमें जो है एक झलक देखी और अपोजिशन ने भी जो है उनका साथ दिया और कैसे न कैसे करके वहां की सरकार को अपदस्थ किया जाए उसके बारे में प्लान पर काम किए। तो सोशल मीडिया ने इस तरीके से जो है वहां पर इस अनरेस्ट को फ्यूल किया। हालांकि इसके कई सारे लॉन्ग टर्म कारण भी थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था नेपाल की व्यवस्था में करप्शन। करप्शन किसी भी सोसाइटी को खोखला बनाता है। स्पेशली उन लोगों में हमेशा ये जो है फीलिंग रहती है जो या तो गरीब लोग हैं या असमानताओं से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या उन लोगों के प्रति घृणा होती है जो या तो राजनेताओं के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, और अपनी शानो शौकत को वो सोशल मीडिया के चैनल्स पर या इस प्रकार की पोस्ट वहां पर करते हैं।
इसकी वजह से भी उनमें अंदर ही अंदर एक गुस्सा जनरेट होने लग जाता है। जब हम दूसरा चीज के बारे में बात करें तो नेपाल की सोसाइटी या जो वहां की जो लोग हैं उनमें पॉवर्टी यानी गरीबी प्लस फैला जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी की दरें प्लस सोसाइटी में असमानता, ये लोगों को बहुत दिन से परेशान की हुई हैं। तो जब इस प्रकार के तात्कालिक कारण होते हैं तो ये जो लोग जिनसे अफेक्टेड रहते हैं इनका गुस्सा स्वतः ही फूट जाता है। एक और चीज नेपाल की सोसाइटी में देखी गई वो ये थी कि वहां के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में क्या आते हैं, स्पेशली जब हम देश के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो तीन तरीके के इंस्टीट्यूशंस हमें प्राइमरीली मिलते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर यानी वहां की विधायिका, एक्सिक्यूटिव यानी वहां की कार्यपालिका और जुडिशरी यानी वहां की न्यायपालिका। जब ये तीनों, और आज अगर हम बात करें तो मीडिया जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तर पर गिना जाता है, अगर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम बिना किसी दूसरे के दखल अंदाजी के निष्पक्ष तरीके से करते रहें तो लोगों को जो है उनका जो प्रोटेस्ट है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं अपना एंगर देने के लिए जो है कहीं ना कहीं एक व्यवस्था रहेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो लोग इन सब में अपना विश्वास खो देते हैं। लेजिस्लेचर यानी जिसका काम लॉ मेकिंग है, कानून बनाना है, अगर कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ेंगे तो जनता परेशान होगी। एग्जीक्यूटिव जिनका काम कानून का पालन करना है, जिनका काम अच्छे इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, जिनका काम लोगों के लिए जो स्कीम्स को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, अगर वो लोग अपना काम नहीं करेंगे तो इन लोगों के खिलाफ भी गुस्सा फूटेगा, या फिर जो है इन इंस्टीट्यूशंस में लोगों की विश्वसनीयता, ट्रस्ट, फेयरनेस खत्म हो जाएगी। और जब यह खत्म हो जाती है तो इसका सीधा नुकसान जो है पूरे देश को उठाना पड़ता है, समाज को भी उठाना पड़ता है। सेम बात जो है वो जुडिशरी की है। अगर जुडिशरी के लोग इन दोनों के द्वारा अफेक्ट होकर के अपना जो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट जो तरीका है अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी करते हैं, उसको हटा देते हैं, तो यहां पर भी हमें नुकसान होने लग जाता है। न्यायपालिका में नेपाल के लोगों का जो भरोसा था वो भी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था, चरमराने वाली स्थिति पर था। वहां के लेजिस्लेचर पर लोगों का जो भरोसा था वो भी दिनों दिन कम होता जा रहा था, क्योंकि नेपाल में एक समय में मोनार्की हुआ करती थी, यानी वहां पर जो है वो किंग का शासन हुआ करता था। लेकिन जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 2010 के दशक में, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में वहां पर जो है डेमोक्रेसी आई। अब डेमोक्रेसी के आने के बाद में लोगों को उम्मीद लगी कि ये लोग जो कि हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे ये हमारी बातों का सम्मान करेंगे, हम जैसा चाहते हैं वैसा ये काम करेंगे, प्लस भ्रष्टाचार की जो समस्याएं हैं उनको हटा देंगे तथा कानून का शासन जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, रूल ऑफ लॉ। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 2 दशक के अंदर में ही, 1.5 दशक के अंदर में ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, वहां पर जो है हिंसाएं हुई, सरकारें जो है लगातार बदलती गई, राजनीतिक रूप से अस्थिरता हुई, आर्थिक मोर्चे पर जो है नेपाल ने वृद्धि नहीं करी, तो लोगों का गुस्सा जो है फिर इनके ऊपर धीरे 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 लेजिस्लेचर के ऊपर वापस से बढ़ने लगा। अभी डिमांड वहां पर चल रही है कि इससे बेटर शासन तो किंग के समय में ही था। तो जब हम और आप जानते हैं, हम जब मॉडर्न व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो लोग डेमोक्रेसी को ज्यादा पसंद करते हैं, मोनार्की को नहीं या किंग के रूल को नहीं। लेकिन अगर फिर भी लोग वापस उसी शासन में जाना चाहते हैं, आप अंदाजा लगाइए उस सोसाइटी में इन लोगों के पीछे कितना गुस्सा होगा। तो ये नेपाल में आपने जो समझा उसकी वजह से यह परिस्थिति बनी। जब सोशल मीडिया को बैन किया गया, जैन जी ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को एंटी सोशल एलिमेंट या वहां की अपोजिशन ने भी फ्यूल किया, टेक ओवर कर लिया, वहां के इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने धक्का पहुंचाया। स्थिति यह पहुंच गई कि हिंसा की खबरें आने लगी, जहां पर किसी भी, चाहे वो गृह मंत्री हो, इस्तीफा देना पड़ा, प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफा देना पड़ा, वहां के जो राजनीतिक लोग हैं उनको लोग मारने पीटने लगे, पार्लियामेंट में जो है नुकसान हुआ, वहां के प्राइवेट आवास जो इन मंत्री के हैं, प्रधानमंत्री के हैं, उनको जला दिया गया। तो ये काम ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है क्या,
तो आप वहां पर ये ध्यान रखें कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो बाकी की संस्थाएं हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी, ये कंपैरेटिवली या रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग है हमारे आसपास के पड़ोस से। हमारा लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर के साथ में स्टेट के लेजिस्लेचर तथा वहां पर संघ की भावना, फेडरलिज्म, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होना, वो भी प्रेशर वॉल की तरह काम करती है। यानी सभी जगह है, एक इंसान, एक पार्टी की सरकारें नहीं होने की वजह से भी आपस में जो है लोगों को एक तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से लोग जो जनता चाहती है उस हिसाब से चलना प्रीफर करते हैं, अपनी तानाशाही नहीं चलाते। तो पहला आप कहें कि सर रोल है हमारे इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि अभी भी जो ट्रस्ट है वो बरकरार है, स्पेशली हमारी जुडिशरी में। जुडिशरी को आज भी अगर कोई लोग देखते होंगे नजर से, तो बिल्कुल हाईएस्ट रिगार्ड उसके लिए रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इन दोनों को तो सुप्रीम उसमें रखा जाता है लोगों की माइंड में कि हां, ये जो लोग हैं ये बहुत ही स्वतंत्र रूप से न्याय करते हैं, क्योंकि इन जजेस के द्वारा कई बार जो निर्णय दिए जाते हैं वो वहां की सरकारों के बिल्कुल अपोजिट दिए जाते हैं। कोई सेलिब्रिटी जिसने अपराध किया है उसको जेल में डालने से बिल्कुल नहीं डरते। किसी सेलिब्रिटी ने अगर देश का कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भी जो है ये डिसीजन देने से नहीं चूकते। और आपने देखा होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी जुडिशरी के द्वारा हमारे देश को दी गई थी, जब उस दशक में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो हुआ करते थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वापस से चेंज कर दिया जाता था। तब आकर के जो है ये काम किया, और वो भी किसने किया? जुडिशरी ने किया। यानी इंस्टीट्यूशंस के प्रति लोगों का सम्मान अभी भी पूरी की पूरी तरीके से इंटैक्ट है। इन इंस्टीट्यूशंस को हम टाइम टू टाइम भी संवैधानिक रूप से, कानून के रूप से एम्पावर्ड करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे चुनाव की प्रक्रिया को सुदृढ़, फेयर और फ्री बनाने में। चुनाव में जो जीत करके आता है वो हमारे ऊपर शासन करता है, इसलिए चुनाव की व्यवस्था कितनी स्ट्रांग होगी आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। इस इलेक्शन कमीशन को हमने स्ट्रांग बनाने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन की प्रोसेस थी, उसको हमने चेंज किया। और अब उसको जो है हमने चेंज करके, किसने किया था? पहले जुडिशरी ने सुझाया, जुडिशरी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और हम जो है इसको चेंज करके अब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन तथा एक कोई भी मंत्री जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया हो नॉमिनेट, उनके द्वारा एक बहुत बड़े संगठन के तौर पर हम जो है उसको लेकर के आ रहे हैं। यानी हमने ये प्रक्रिया में और सुधार किए। धीरे धीरे आपने देखा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाए, या लोकपाल का कानून हमने पास किया, या जितनी भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके हमने दांत जो हैं वो और ज्यादा मजबूत किए। चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जो कानून हो, चाहे वो पुलिसिंग व्यवस्था में नेशनल टेक्नोलॉजिकल व्यवस्थाएं, नेट ग्रिड की व्यवस्थाएं, जुडिशरी में जो है वो डिजिटल व्यवस्थाओं का विस्तार। यानी हमने हमारे इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। दूसरी चीज क्या हो रही है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है, ये हमारी बहुत सुरक्षा करता है इन प्रकार के सिचुएशन से बचाने के लिए। हमने हमारे संविधान को 1950 में लागू किया था, लेकिन वो सबसे विश्व में लेंदी डॉक्यूमेंट था। इतने सारे आर्टिकल, उन आर्टिकल की व्याख्याएं, प्रदेश के लिए अलग, देश में केंद्र शासन के लिए अलग, सब कोई चीजों को हमने पूरी तरीके से जो है एक एक छोटी छोटी चीज को एक्सप्लेन करके रखा, इसलिए हमारी व्यवस्थाएं चल पाई। इस कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक हमने 130 बार से ज्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या तो पेश किए हैं या पारित किए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया हमने उतनी लचीली भी नहीं बनाई, लेकिन उतनी कठोर भी नहीं बनाई, जिसकी वजह से समय के साथ में हम इस संविधान में चेंज ना कर पाए। तो ऐसा हमने किया उस संविधान की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती और लचीलापन प्रोवाइड करने के लिए।
और ये हमारी ढाल बनी, आज तक भी हमारी ढाल बना हुआ है। इसमें वो व्यवस्थाएं करी गई जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब कुछ अलग तरीके से काम करें, उनमें सब में सेपरेशन हो, किसी दूसरे के ऊपर जो है वो आधारित ना हो। हमारे इंस्टीट्यूशंस को हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी। आपने देखा होगा इमरजेंसी जो था वो हमारा एक डार्क एपिसोड था। हालांकि इमरजेंसी को खत्म होने के बाद में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने, यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो हमने चेंज किया 44th कॉन्स्टिट्यूशन में, इस प्रकार के प्रावधान कर दिए कि भैया इमरजेंसी आ ही नहीं सकती, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। और आज तक 50 साल के कैरियर में अब तक वो जो है इमरजेंसी नहीं आई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें होने वाले चेंजेस तथा जनता का हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन में अटूट विश्वास, यह जो है वो तरीका है जहां से हम हमारे इस देश को इस प्रकार की चीजों से बचा पाए हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, वो फंडामेंटल राइट इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि उनका स्कोप इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि लोगों को सारे अधिकार अपने आप समझ में आते हैं, और जुडिशरी ने तो उन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाते गए हैं। केस इन पॉइंट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हमने क्या क्या चेंजेस नहीं किए, और वो चेंजेस जो हमने किए हैं, वो जुडिशरी ने जो भी चेंज किए हैं, इसमें इवन आदमी का रात को ढंग से नींद से चैन से सोना, वो भी हमने जो है इस तहत ले लिया। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हमारे को अधिकार इस जगह पे मिले हुए हैं। उन्हीं की व्यवस्थाओं की वजह से भारत जो है इनसे बचा हुआ है। आप ये बताएं, तीसरा बचने का कारण जो है भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी हम इस समय जो आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, वो आर्थिक प्रगति हमारी वैश्विक दरों से काफी ज्यादा है। भारत की इकोनॉमी को $4 ट्रिलियन पर लाकर के खड़ा कर दिया है, तथा आगे आने वाले 22 साल में हम इस इकोनॉमी को 6 से 7 गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हमारे देश की जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय अब करीबन $2,500 हो चुकी है, जो कि ज्यादातर एक लोअर मिडिल क्लास की मानी जाती है। हमने करीबन पिछले सालों में 20 करोड़ से लोगों को, पिछले दशकों में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकाला है। हमारा जो गिनी कोफिशिएंट है, जहां पर हमारी जो असमानताएं हैं, अब वो धीरे धीरे घट रही हैं। लोगों को हमने खाना हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, पीने का पानी हो, मकान हो, ये कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रोवाइड किया है। अब हम लोगों को उनके घरों में, चाहे वो कैश बेनिफिट हो, चाहे किसानों को जो है डायरेक्ट वेलफेयर के बेनिफिट हो, पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेसिक जो राइट है वो अवेलेबल हो रहे हैं। तो बेसिक राइट जब अवेलेबल होंगे तो कौन इस प्रकार के विरोध करने के बारे में दिमाग लगाएगा। हम भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास हो, चाहे हमारे अन्य जो रोजगार के साधन हो, उसको भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। सारे के सारे स्टेट्स आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बेहतर माहौल कौन सा स्टेट प्रोवाइड कर सकता है, और उसका अंततोगत्वा जो बेनिफिट होता है वो हमें नागरिकों को ही होता है। एक और चीज आपने देखी होगी, जितनी भी हमारे एजेंसीज हैं उन्होंने रूल ऑफ लॉ का फॉलो किया है, यानी कानून का शासन है। कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगता, आप देखते होंगे अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किसी भी महिला के साथ अभद्रता की तो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जुडिशरी सजा देगी, और अगर किसी भी एक कॉमन मैन ने भी अगर वो किया तो उसको भी उतनी ही सजा दी जाएगी। इससे लोगों में विश्वास बनता है कि हां, यहां पर कानून का शासन है, किसी एक आदमी की मजबूरी या किसी एक आदमी की जो है वो चीजें नहीं चलती। तो ये सब जो है भारत को इन चीजों से अभी भी अछूता बनाए हुए हैं। लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं, क्योंकि जो भी पड़ोस में होता है वो हमें डेफिनेटली अफेक्ट करता ही है। पहली बात, करता कैसे है, यानी हम हमारे देश में या किसी भी देश में ऐसे लोग होते हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स या क्रिमिनल गैंग्स होती हैं। जब किसी भी देश में ऐसा होता है, या कई बार अपोजिशन भी इसमें इर्रेस्पॉन्सिबली, गैर जिम्मेदार तौर पर काम करता है, तो ऐसे एलिमेंट को
एक तरह से भय दिखाने का भी मौका मिल जाता है। ओ वहां पे हो रहा है, यहां पर भी हो सकता है, यहां की भी जनता जो है ऐसे कर सकती है। और आजकल आप नेताओं के बयान भी कईयों के देखते होंगे, आपकी सरकार के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करा जा सकता है, लेकिन जब भी देश की अखंडता, देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता के साथ में अगर किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की कोई भी ऐसे कोशिश करता है तो देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं है, यानी वो भय का माहौल तो क्रिएट होता ही है। दूसरा, हमारी बॉर्डर्स आप देखते होंगे, ये सारे के सारे लोग हमारे पड़ोसी लोग हैं, यानी इनसे हमारी बॉर्डर मिलती है। श्रीलंका से हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है, बांग्लादेश से हमारी लैंड बॉर्डर है, म्यांमार से हमारी लैंड बॉर्डर है, पाकिस्तान से लैंड बॉर्डर है, अफगानिस्तान से लैंड बॉर्डर है, नेपाल से लैंड बॉर्डर है। तो इन देशों में जब भी किसी भी प्रकार की समस्याएं होंगी तो डेफिनेटली भारत की बॉर्डर पर जो है वो समस्याएं होना, यानी ये जो प्रताड़ित लोग हैं हो सकता है भारत में भागने की कोशिश करें, तो यहां पर जो है आगंतुकों का एक बड़ा प्रेशर पड़ सकता है, रिफ्यूजीज के क्राइसिस हो सकता है। आपने देखा होगा बांग्लादेश के 1971 वॉर के बाद में म्यांमार में जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनकी वजह से भारत में क्या असर पड़ा, यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है अगर हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट हम सही तरीके से न करें। आप ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी बॉर्डर्स जो हैं वहां पर हमें अगर ज्यादा बल को वहां पर तैनात करना पड़ेगा इन चीजों से सुरक्षा करने के लिए, तो हमारा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो जो पैसा हम कल्याणकारी कामों में वो मतलब खर्च करना चाहें वो हमारा वहां पर नष्ट हो जाता है। तो ये एक और बड़ी समस्या होती है बॉर्डर की। तीसरा, एथनिक चैलेंजेस हो जाते हैं। एथनिक चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि मान लो इन देशों से आने वाले लोगों का धर्म, उनकी प्रजाति हमारे लोगों के रहने वालों से अलग होती है, तो कई बार धार्मिक रूप से, रेस के रूप से, प्लेस जहां पर रहते हैं उनके रूप से जो है आपस में दंगे हो सकते हैं। और उसका सीधा सीधा उदाहरण जो है आप ये कह सकते हैं कि सर इनमें रहने वाले जो आसपास में लोग हैं ये भारत में क्राइम करके भी कई बार यहां पे चले जाते हैं और इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़का देते हैं। तो जब इन देशों में अस्थिरता का माहौल होगा तो भारत जो है इन चीजों से भारत को ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो ये समस्याएं जो हैं वो किसी भी देश को अछूता नहीं रखती। चौथा, आप ये बताएं कि भारत या कोई भी कंट्री अगर खुद प्रगति करता है तो उसके साथ हमेशा ये चाहेगा कि मेरे पड़ोसी देश भी जो हैं वो प्रगति करें, और जब पड़ोसी देश प्रगति करेंगे तो उनकी भी जो है हमारे साथ में हमारे ऊपर निर्भरता बढ़ेगी। लेकिन जब वो खुद ही अशांत हैं तो भारत के ऊपर कैसी निर्भरता रहेगी उनकी, यानी वो तो भारत का विरोध करेंगे। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन, बांग्लादेश में इस समय भारत का पुरजोर विरोध जो कि शेख हसीना गवर्नमेंट के निकलने के बाद वहां से, नेपाल में इसी तरीके से जो है मधेशी के द्वारा या फिर जो और लोग रहते हैं उनके द्वारा भारत के लिए विरोध, या फिर जो है पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में ये जो विरोध है वो भारत का खुद की जो छवि है, यानी भारत की जो इमेज है उसको नेगेटिवली जो है अफेक्ट करता है इन कंट्रीज में, जिसकी वजह से पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट हैं, यानी लोगों के आपस के जो संबंध हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो एक फर्क ये भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं, भारत के ऊपर फर्क तो पड़ गया, लेकिन क्या इस नेपाल के क्राइसिस में किसी तीसरे देश का भी हाथ है क्या? अब उसकी संभावना कैसे बताई जा रही है? देखिए, ये नेपाल जो है इधर इंडिया और चाइना दोनों के बीच में सैंडविच स्टेट है। अब सैंडविच होती क्या है, यानी दो ब्रेड्स को चिपका करके अंदर हम जो है कुछ फिल इन कर देते हैं, सैंडविच बन जाती है। तो एक तरह से ये दोनों देशों के बीच में सैंडविच स्टेट है, बफर स्टेट का काम करता है। स्टेट और नेशन कई बार जो है वो दोनों को राजनीति शास्त्र में सिमिलर तौर पर यूज किया जाता है। अब जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो ऐसा राष्ट्र जो कि दो देशों के बीच में, ऐसे देश जो कि बहुत ही जायंट स्टेट हैं, जिनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, कॉन्टिनेंटल साइज कंट्री है, सब कॉन्टिनेंटल साइज कंट्री है, तो इस देश का इन दोनों के बीच में एक तरह से सैंडविच के तौर पर काम करता है। तो ये लोग भी कई बार जो यहां के लोग होते हैं इस चीज का फायदा उठाने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया का जोर दिखा करके चाइना, चाइना का जोर दिखा करके भारत से जो है हम कुछ थोड़ा बेनिफिट लेने की कोशिश करें, लेकिन उसी चीज में कई बार इनके ऊपर भी नेगेटिव हो जाता है।
देखिए थोड़े दिनों पहले अभी जो यहां पर सरकार थी केपी शर्मा ओली जिन्होंने इस्तीफा दिया, ये केपी शर्मा ओली जो हैं वो गए थे चाइना। चाइना में उस समय रशिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर प्लस अन्य कंट्रीज के लीडर जो हैं वहां की मिलिट्री परेड के हिस्सा थे। और ये मिलिट्री परेड जो थी वर्ल्ड वॉर 2 में जो चाइना ने जापान के ऊपर जो प्रकार के जो मतलब थोड़ा जीत का काम किया था उसको कमेमोरेट करने के लिए बुलाई गई थी। वहां पर जो है केपी शर्मा ओली की मौजूदगी थी। एक तरह से चाइना की एंगल में चाइना की मतलब जो है किटी में जाने का काम नेपाल बहुत दिनों से कर रहा था। देखिए नेपाल और चाइना दोनों जो हैं इस समय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसकी वजह से नेपाल और तिब्बत का जो इलाका है या नेपाल और जो चाइना का जो इलाका है वहां पर रेल सेवा को कैसे सुचारू रूप से शुरू किया जाए उसके ऊपर विचार चल रहा है। तो नेपाल भारत पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करना चाहता है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री की चाइना में जो अप्रोच रही वहां पर, तो चाइना के जो मतलब जो वहां की शासन व्यवस्था के साथ में वो जो करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि यूएस ने अब मैसेज देने की कोशिश की है चाइना को कि अगर आप इन कंट्रीज को ऐसे तोड़ेंगे तो हमारा भी पावर है, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यानी उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री तथा उसकी जो खुफिया एजेंसी हैं, लोगों का यह सोचना है कि कहीं ना कहीं यूएसए का एक जो है इनडायरेक्ट हैंड हो सकता है। अब ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था तो उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद में किसी न किसी मीडिया चैनल से या अपने जो सोशल मीडिया का पेज था वहां पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने बुराई करी थी, उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा था। कहा था कि यूएस जो है हमसे इस चीज के काम करवाना चाहता था बट वी वर नॉट रेडी टू डू दैट। उसकी वजह से जो है हमने शासन व्यवस्था से बाहर होने की कीमत चुकाई। तो यही काम हो सकता है यूएसए के द्वारा एक चाइना को भी मैसेज दिया होगा या दबे स्वर में भारत को भी मैसेज दिया होगा कि डोंट गो एंड मेक अमेंड्स विद द रिलेशन विद चाइना। तो एक ये भी तरीका हो सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूएसए के द्वारा भी फैन किया जा सकता है वो प्रोटेस्ट। लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में पूछे या आपको अगर मेंस में तो ये मतलब आएगा नहीं, ओपिनियन बेस्ड, लेकिन अगर मान लो इंटरव्यू में कहीं पर भी बात होती है तो आप साफ कहें कि सर इसका किसी भी मीडिया के चैनल में या फिर नेपाल की जो शासन व्यवस्था है उन्होंने कहीं पर भी इसके बारे में कोई आलोचना यूएस की नहीं की है या कभी भी जो है पास्ट में कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई जिससे यूएसए का डायरेक्ट रोल सामने आए। हाँ, इतना जरूर है कि इनडायरेक्टली जो है वो ऐसा करने के बारे में कोशिश की होगी। जिस हिसाब से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा देने के बाद में इन बातों को कहा, तो हो सकता है ऐसी चीजें हमारे सामने कल को कोई ना कोई आए। हालांकि चाइना जो है ऐसा करेगा नहीं क्योंकि चाइना ने जो है वो प्रधानमंत्री जो वहां पर बैठे थे केपी शर्मा ओली, ये चाइनीज समर्थक ज्यादा थे और इन्होंने जो है वहां पर जाकर के मिलिट्री परेड में इस्तीफा वो मतलब अपना मतलब मिलिट्री परेड में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो ये आपको वहां पर इस तरीके से एक मैच्योर और डिप्लोमेटिक आंसर देना है। अब नेपाल में क्या हो रहा है, तो जो नेपाल में इस समय हो रहा है वहां की जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, चीफ जस्टिस जो पहले रही हुई हैं, उनको जो है हो सकता है इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया चुन लिया जाए। अभी इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है कोई पूछे आपसे, यानी किसी भी गवर्नमेंट के एब्रप्टली रेजिग्नेशन देने के बाद में कोई सरकार ऐसी हो जो कि उस शासन व्यवस्था को कंटिन्यू रखे जब तक कि कोई परमानेंट व्यवस्था ना हो जाए। परमानेंट व्यवस्था का मतलब है या तो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा लिए जाए या राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी जो ओपोजिशन का मेंबर है, विपक्ष के मेंबर को आमंत्रित करके उसको जो है बहुमत प्रूव करने के लिए नहीं बोल दिया जाए। तब तक इस प्रकार की सरकारें, इस प्रकार की व्यवस्था को हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के तौर पर अभी वहां की जो है वो पुरानी चीफ जस्टिस रही हुई काम कर सकती हैं। या हो सकता है आने वाले समय में जब स्थिति और शांत होती है तो चुनाव करवा लिए जाएं। डिमांड तो ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से लिखा जाए। अब ये उनके आपस का मामला है। भारत ने जो भी नेपाल के लिए जो शब्दों का यूज किया है
या जो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति हैं वो साफ कहा है कि नेपाल का इंटरनल मैटर है। भारतीय लोग जो कि नेपाल में हैं उनको वहां पर या तो जो नए जा रहे हैं ट्रेवल करने से बचना चाहिए, या फिर वहां के लोग जो हैं उसको हम पुनः या तो वहां से शांतिपूर्वक निकाल पाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं, या वो लोग अपने आप पर जो है जहां पर भी हो सुरक्षा वो स्वयं इंश्योर करें। तो ये भारत का रुख इस समय फिलहाल रहा है। तो भारत के ऊपर क्या असर डाल सकता है, क्या भारत इससे बच सकता है, भारत अभी भी बचा क्यों है, क्या किसी तीसरे कंट्री का हाथ है, इन चीजों के बारे में हमने चर्चा करी। अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी तो आप हमारा जो ये चैनल है उसको लाइक करें। ऐसे वीडियो और पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने पर आपको बहुत सारी चीजें जो हैं, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो, चाहे वो आपके टेस्ट आंसर्स, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, इवन एसआई के लिए भी जो है मटेरियल आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम रोजाना कंटेंट डालते हैं। ऑडियो वाइज भी कंटेंट हमारा रहता है जो कि हमारी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।